हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहू, जेएलए कॉलेज महेंद्रनगर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। और आज नए विषय को लेकर अब मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, यानी बीए सेमेस्टर 1 CC1 पेपर के अंतर्गत जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है शुंग काल के जो है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। यानी शुंग के काल में क्या उसकी अचीवमेंट हुआ था, यानी उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक के रूप में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि शुंग काल के पहले यानी मौर्य साम्राज्य का पतन के बाद जो था, यानी भारत की राजनीतिक एकता जो है वह छिन्न भिन्न हो गया था। यानी राजनीतिक एकता एकदम नाम मात्र का था, यानी राजनीतिक एकता था ही नहीं। यानी देश के अंदर उस समय ऐसे थे छोटे बड़े बहुत सारे राज्य कायम भी हो गए थे। लेकिन मगध में जो देखते हैं कि मौर्यों के बाद से जो है 3 राजवंशों ने बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य किया था, जो इसमें से सबसे प्रमुख रूप से था वो शुंग वंश। ये प्रमुख था क्योंकि इस वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य राजा का सेनापति था, जिसने प्रियद्रथ की जो है हत्या करके यानी अपना राज्य को हथिया लिया था, अपनी शासन सत्ता अपना लिया था, अधिकार कर लिया था। इस तरह से शुंग वंश के संबंध में बहुत सारे इतिहासकारों इस पर विचार दिए हैं और बहुत ही इतिहासकारों में मतभेद वाली बात भी है। लेकिन कालिदास ने अपनी एक रचना में जो है यानी उनके ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम जो है उसमें पुष्यमित्र के जो पुत्र अग्निमित्र और कश्यप गोत्र का वैश्विक ब्राह्मण माना है। इस तरह से तिब्बती इतिहासकार तारानाथ भी शुंगों को स्पष्ट रूप से ब्राह्मण माना है। लेकिन पाणिनि जो अष्टाध्यायी का जो पाणिनि जो जो थे उन्होंने भी भारद्वाज वंशीय ब्राह्मण कहा है इनके बारे में। यहाँ तक कि विद्वानों का मत है कि शुंग वंश के शासन के संबंध जो था वह ईरान से था, क्योंकि उन लोग जो थे यानी सबसे बड़ी चीज़ है उन लोग जो थे मित्र या सूर्य की पूजा करते थे, यानी सूर्य की पूजा करते और सूर्य के जितने भी शासक थे यानी सभी शासकों के साथ जो है एक मित्र शब्द लगा रहता था। यानी कहने का तात्पर्य कि ईरानी होने का एक सूचक माना जाता है कि ईरानी थे, लेकिन ये केवल नाम मात्र के आधार पर उन्हें ईरानी या ईरान से संबंधित कहना ठीक प्रतीत नहीं होता है। लेकिन फिर भी इतिहासकार KP जायसवाल भी कहते हैं, लिखा है उन्होंने भी कि पुष्यमित्र शुंग वंशीय राजपुरोहित का जो है पुत्र था। उनका इस तरह से विचार जो है एक देखने को और मिलता है कि अशोक जो था यानी बौद्ध धर्मावलंबी हो गया था, तो पुष्यमित्र के पूर्वजों जो थे वो पुरोहित के पद से हटा दिया था, अतः वह मौर्य सेना में जो है भर्ती हो गए थे। यानी पुष्यमित्र हम देखते हैं कि पुष्यमित्र भी जो है मौर्य सेना में भी जो भर्ती होकर आगे चलकर मौर्यों का सेनापति का रूप यानी सेनापति के रूप का धारण कर लिया था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि शुंग वंशीय जो राजा जो थे वो ब्राह्मण ही थे, लेकिन पुष्यमित्र जो थे उनके नेतृत्व में ही ब्राह्मणों ने ही जो है मौर्यों के खिलाफ एक क्रांति भी की थी। और क्रांति के कारण मौर्य वंशीय यानी अंतिम राजा बृहद्रथ की शासनकाल को मौर्य प्रशासन पूरी तरह उसको ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के प्रति जनता का आकर्षण भी धीरे धीरे कम होते जा रहा था। इस दरम्यान में देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म की ओर लोग भी जो है आकर्षित हो रहे थे। यहाँ तक कि शासन की अर्थव्यवस्था जो था वो भी जो है फैल रही थी। वहाँ सैनिक लोग भी बहुत ऐसे लोग थे कि मौर्यों की जो हिंसात्मक जो नीति थे उनके कट्टर विरोधी भी हो गए थे। इस परिस्थिति में देखते हैं कि बृहद्रथ मौर्यों के खिलाफ क्रांति करने में भी सफलता हासिल की थी। तो बहुत सारे पुष्यमित्र शुंग के समय बहुत सारी घटनाएं घटी थी, क्योंकि जैसे ही पुष्यमित्र शुंग यानी सिंहासन पर जैसे ही बैठे तो वैसे ही पुष्यमित्र ने जो है मौर्य वंशी शासकों के साम्राज्य बनाए रखने की नीति को ही अनुकरण किया था। यानी मौर्य साम्राज्य पे जिस तरह से शासन व्यवस्था था वही शासन व्यवस्था यानी पुष्यमित्र शुंग ने भी उसी नीति का अनुकरण करने का प्रयास किया। उसने साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने का भी बहुत ही कठोर नियम से जो है प्रयास किया था। यहाँ तक कि मगध के आसपास के प्रदेशों को पुनः जो है अपनी सत्ता स्थापना कर ली थी, यानी सबको एक एकता बनाए रख ली थी। इस तरह से देखते हैं कि मगध साम्राज्य के जो पश्चिमी भागों में बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ सुव्यवस्था यानी सुव्यवस्था थी, वहाँ शांति था, नियंत्रण था। इस तरह से उन्होंने स्थापित करने के लिए बहुत सारे साथ साथ एक विदिशा में भी एक साम्राज्य की स्थापना किया था, जो राजधानी उन्होंने बनाया था, क्योंकि उनके पुत्र अग्निमित्र वहाँ का जो है एक वहाँ का जो शासक था वो अपने पुत्र यानी अग्निमित्र को ही नियुक्त किया था यानी विदिशा में। तो इस तरह से देखते हैं कि पुष्यमित्र के शासनकाल में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी।
पहला था विदर्भ का युद्ध जो था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था उस समय, क्योंकि इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं, यानी इसके बारे में कालिदास जो है जो रचना में जो मालविकाग्निमित्रम में वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विदर्भ में एक नए राज्य का उल्लेख किया है उसमें, क्योंकि राज्य की शासक जो था यज्ञसेन नामक एक व्यक्ति था, जो पहले मगध की बहुत ही प्रभुसत्ता बना कर रखता था, यानी प्रभुसत्ता को मानता भी था उसने। संभवतः माना जाता है कि मौर्य काल यानी मौर्य वंश के समय में एक शक्तिहीन होने के लिए स्वतंत्र घोषित भी कर दिया था। यहाँ तक कि ऐसी परिस्थिति यानी ऐसे हालात में जो था, यानी पुष्यमित्र को अपना प्रतिद्वंदी मानता था। कुछ दिनों के बाद कुछ जो है बातों को लेकर विदर्भ और विदिशा में के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे को जो है तानातानी जैसा हो गई थी। यहाँ तक कि विदिशा का जो शासक जो था अग्निमित्र, यानी बहुत ही बहुत चतुर और योग्य एवं कूटनीतिक था। उसने भेद नीति से काम लिया और उन्होंने एक ऐसा काम किया, यज्ञसेन के भाई यानी माधव सेन को अपने पक्ष में मिला लिया, और इसके बाद वीर सेन जो थे नामक व्यक्ति को नेतृत्व में, यानी वीर सेन के नेतृत्व में जो था व्यक्ति, उसके नेतृत्व में एक सेना जो है विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया अग्निमित्र ने। तो इस तरह से युद्ध में यज्ञसेन जो है पराजित तो हो गया, लेकिन विदर्भ जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि यज्ञसेन और दूसरा जो था यानी माधवसेन, यज्ञसेन और माधवसेन जो है वो दो भागों में बांट दिया गया, लेकिन पुष्यमित्र की अधीनता में ही लोग शासन करते रहे। तो इस तरह से देखते हैं कि अग्निमित्र ने जो बहुत ही सूझबूझ और बुद्धि दिमाग से जो काम लेते हुए यानी उन्होंने जो है यानी अपने अधीन में कर लिया। तो इस तरह से देखते हैं कि यूनानियों का भी आक्रमण हो रहा था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की दूसरी घटना यही था कि यूनानियों का जो है भारत में जो उत्तर पश्चिम सीमा से आक्रमण हो ही रहा था, और उस समय दूसरी शताब्दी में बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों का उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेशों से जो है पर अधिकार भी कर लिया था। इस तरह से देखते हैं कि मगध में मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद यानी यूनानियों ने भारी सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ तक कि हम देखने को मिलता है उस समय कि कुछ विजय प्राप्त करते हुए लोग जो यूनानी जो लोग हैं वो मथुरा तक पहुँच चुका, यानी मथुरा का विजय भी कर लिया, और इस तरह से मथुरा विजय करने के बाद वह साकेत आए। तो इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि पाटलिपुत्र के समीप तक जो है उन लोग यूनानी लोग आ गए थे। पतंजलि के महाभाष्य में जैसे महाकाव्य में भी लिखा भी है गया भी उसमें है कि यवन जो आक्रमणकारियों ने जो थे साकेत और जो है मध्य मित्र को घेर लिया था, यानी पुष्यमित्र लोग को घेर लिया था। और गार्गी संहिता से भी पता चलता है कि यूनानी जो लोग थे यानी पंचाल मथुरा साकेत पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे, और इस तरह से कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम को यवन आक्रमण का उल्लेख किया है। यानी इससे प्रतीत होता है कि उन लोगों ने जो है आक्रमण करके अधिकार जमा लिया था। यूनानियों के आक्रमण से बहुत पहले ही तो शुरू तो हो ही गया था, लेकिन सीरिया के शासक एक एंटियोकस ने काबुल घाटी पर भी अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसका जो दामाद जो था यानी बैक्ट्रिया के शासक पेट्रोटियस, ये वो पश्चिमी पंजाब पर और सिंधु घाटी के अनेक स्थानों को जो है अपने अधिकार कर लिया था, उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। यहाँ तक कि जो उसके बाद हम देखने को मिलता है कि यारी मीनांडर ने भी जो है आक्रमण किया था। इस तरह से बातें जो पुष्यमित्र के शासन के समय में जो है यवन शासक का जो आक्रमण तो हुए थे, लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं कि यवन आक्रमणकारी यानी पितृतीयस ही रहा होगा, उन लोग ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि पुष्यमित्र ने ही अवनों का विरोध किया था और मध्य देश से निकलकर सिंधु के किनारे तक जो है खदेड़ दिया। यानी मालविकाग्निमित्रम में लिखा है कि पुष्यमित्र की विजय सेना देखने को विजय सेना और उसके जो नाती जो थे यानी वसुमित्र के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ भी किए, जो घोड़े के साथ पश्चिमोत्तर भारत में उस समय घूम रही थी। यानी यमनों जो थे यमन लोग यानी सिंधु तट पर उस घोड़े को रोक दिया और वहीं पर जो है वसुमित्र को परास्त किया गया। अश्वमेध यज्ञ जो है बहुत ही उस समय जो है प्रसिद्ध यज्ञ होते थे, लेकिन हम देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र ने जो है अश्वमेध यज्ञ की जो है परंपरा को पुनः जो है चालू किया, जो वेद काल में जो चलती थी वैदिक काल में हुआ, इस समय जो परंपरा को इन्होंने प्रारंभ करवाया था। लेकिन अपने विजय और महान सफलताओं के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ भी किया था। पतंजलि और कालिदास के दोनों लेखकों ने जो है इसका उल्लेख किया है अश्वमेध यज्ञ के बारे में।
पहला यज्ञ उसने राजसिंहासन के बैठने के समय किया था, दूसरा यज्ञ यवन आक्रमणकारियों को परास्त करने के बाद ही किया था। तो इस तरह से प्रतीत होता है कि यज्ञ का जो महत्व था, इस बात तो बहुत ही महत्व था, लेकिन इस बात को दिखलाने में था कि जो शुंग वंशों में जो यवनों को परास्त करके जो आर्यावर्त की रक्षा किया था, इस युद्ध से स्पष्ट हुआ कि बौद्ध धर्म के पतन की ओर उन्मुख हो गई है और ब्राह्मण धर्म आगे की ओर बढ़ रही है। तो इस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि पुष्यमित्र का जो शासन जो प्रबंध था वो एक कठोर था, और कठोर प्रयासों के फलस्वरूप यही हुआ था कि पुष्यमित्र जो शुंग जो थे यानी विशाल साम्राज्य कायम किया था। यहाँ तक कि उन्हें पंजाब में उसका साम्राज्य जालंधर और सियालकोट में भी फैला हुआ था। विदिशा में भी उसके राज का एक भाग था। दक्षिण में भी शुंग वंश की सीमा नर्मदा नदी तक पूरा विस्तृत था। यहाँ तक कि पुष्यमित्र ने एक विशाल साम्राज्य को कई भागों में बांट करके जो है अपन कार्य यानी शासन व्यवस्था को यानी कार्य संचालन किया। यहाँ तक कि जो देखने को मिलता है कि इन प्रांतों के शासक जो राजकुमार या राज परिवार के लोग व्यक्ति हुआ ही करते थे, क्योंकि जितने भी शासक जो होते थे राज परिवार के और जो राज होते थे वही लोग करते थे। लेकिन पतंजलि और कालिदास के नाटकों से पता चलता है कि पुष्यमित्र का जो शासन जो व्यवस्था था, एक सभा और एक मंत्री परिषद भी हुआ करती थी। बौद्धों के साथ पुष्यमित्र का संबंध भी जो था वो ये अलग तरीके से था, लेकिन पुष्यमित्र ने जो यशोमेध की परंपरा को जो चालू किया था, वह जो था बौद्धों के ऊपर जो है यानी बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर जो था भीषण अत्याचार किया था। उसने मठों में आग भी लगवा दिया, यहाँ तक कि जो बौद्ध भिक्षुणी जो होते थे उसको वध भी करा दिया गया था। उसने घोषणा कर दी थी कि जो कोई बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लाएगा उसे जो है 100 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में दिया गया। तो ऐसी बातें कह करके जो है यानी शुंग वंश के जो शासकों में जो है बौद्ध धर्म के कितने बहुत सारे ऐसे लोगों को यानी सिर कलम करवा दिया गया, और इस तरह से जो है उपहार स्वरूप जो है यानी 100 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में जो काट कर लाएगा, वो इस तरह से बातें करके यानी बहुत बड़ा ये फैक्टर है। लेकिन तिब्बती इतिहासकार तारानाथ इसके बारे में लिखा है कि पुष्यमित्र ने भारी संख्या में जो बौद्धों को वध तो कराया, ये बात तो सही है, लेकिन उनके मठों को भी नष्ट कराया, ये भी बात सही है। संदेह नहीं कि पुष्यमित्र एक कट्टर ब्राह्मण था, वो कट्टर ब्राह्मण था ही, लेकिन बौद्ध धर्म का पुनर्जीवित करने का भी जो है कोई प्रयास नहीं किया इस समय, क्योंकि इस समय देखने को मिलता है कि बौद्ध के अत्याचार के कारण यानी बौद्धों पर बहुत सारे अत्याचार किए गए और इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण तो नहीं मिलता है। लेकिन डॉक्टर हेमचंद्र जो है राय चौधरी लिखा भी है कि उस समय जो था यानी पुष्यमित्र के शासनकाल में भारत में जो है बौद्ध स्तूप और अन्य विहारों का भी निर्माण हुआ था। यानी अनेक विहारों में जो भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु भी निवास करते थे, और जो पुष्यमित्र बौद्धों को जो प्रतिपीड़क नहीं था, ना ही बौद्धों को अत्याचार किए थे, इसके विपरीत बौद्धों के प्रति सहिष्णु भी था। तो इस तरह से जो है इतिहासकारों में अलग अलग बातें जो है कही गई है। लेकिन कुछ बौद्धों ने जो है शुंग साम्राज्य के पश्चिमी भाग में यानी यवन आक्रमण के समय यवनों को सहायता देने का भी प्रयास किया। इसीलिए जो है पुष्यमित्र शुंग और उसके बेटे और पोतों ने भी बौद्धों के साथ जो है कठोरता से उसका व्यवहार किया। इस तरह से जो है एक और इतिहासकार बताते हैं इसके बारे में कि पुष्यमित्र जो शुंग थे वह साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत में स्थित था और उन बौद्ध संघों को भी जो है नष्ट किया था, जो धर्म संघों के बदले यानी राजनीतिक अखाड़े बनकर उनके विरुद्ध आक्रमण करने की सहायता भी करने लगे थे। इस तरह से देखने को मिलता है कि बौद्धों का दमन इसलिए नहीं किया था क्योंकि वे धर्म को मानते थे, और जिससे वह नहीं मानता था इसलिए बताया जाता है कि इसलिए किया था कि वे शत्रुओं की सहायता करते थे, इसलिए जो है इन पर अत्याचार करते थे। यानी पुष्यमित्र शुंग 148 ईसा पूर्व से लेकर 36 वर्ष तक यानी उन्होंने 36 वर्ष तक राज किया था। उनकी मृत्यु के बाद जो यानी पुष्यमित्र के मृत्यु के बाद अग्निमित्र सिंहासन पर बैठा, वह केवल 8 वर्षों तक ही राज कर सका, और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था वसुमित्र, वह भी मगध साम्राज्य का फिर स्वामी बना। यहाँ तक कि देखने को मिलता है कि वसुमित्र अपने पितामह यानी पुष्यमित्र अपने पिता अग्निमित्र के समान ही योग्य शासक था। यानी वसुमित्र भी थे यानी दादा और पिता के समान थे, लेकिन पुराणों के अनुसार जो है शुंग वंश में जो है कुल 10 राजा भी बताए जाते हैं,
और 72 ईसा पूर्व में कुल मिलाकर 112 वर्ष तक राज्य इन लोगों ने किया, यानी शुंग वंशों ने। यहाँ तक कि वंश का जो 10वां राजा, जो बड़ा ही निकम्मा और जो अयोग्य और दुर्बल और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और इस तरह से जो है शुंग वंश का समाप्त हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में जो है शुंग वंश का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन इस वंश के जो भारत के विशाल साम्राज्य की स्थापना, मगध साम्राज्य के छीन बीन होने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत गति धीमी हो गई थी। यहाँ तक कि विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा की उनके शासनकाल में यहाँ देखने को मिलता है कि वैदिक धर्म का भी उत्थान हुआ। देश के सामाजिक और जीवन में भी ब्राह्मणों का प्रभुत्व भी फिर से वापस आ गया। तो इस तरह से देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के यानी शुंग वंशों के शासनकाल में राजनीतिक और सांस्कृतिक जो इस तरह से जो है प्रवृत्तियाँ थी, और उन शासकों की जो प्रवृत्तियाँ थी, और उसी के अनुसार जो अद्भुत जो है ढलने का प्रयास किया। लेकिन अंत में जो शासक जो शुंग वंश के थे बड़ा ही अयोग्यकारी निकला, जिसके कारण शुंग वंश का पतन होना शुरुआत हो गई और वह शुंग वंश का भी पतन हो गया।